अगर आप वेट लॉस प्रोग्राम में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, पहले अपने आप से पूछिए। क्या मैं किसी ओकेजन हमारे घर में आ गया है उसके लिए मैं तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं वेट लॉस प्रोग्राम में जा रही हूँ, या मुझे अपने फिटनेस लेवल को बढ़ाना है उसके लिए मैं वेट लॉस प्रोग्राम में जा रही हूँ। ये दो चीजें मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि लोग इसी तरीके से हम लोगों की लाइफ में काउंसलिंग के लिए आते हैं। मेरे पास YouTube से तो इतने ज़्यादा आते थे कि मैम 2 महीने बाद मेरे भाई की शादी है और मुझे बता दीजिए, मुझे तो एकदम से भी अपनी कमर पतली करनी है, मेरे हाथ पतले करने हैं, मुझे लहंगा ठीक से पहनना है, तो मुझे बता दीजिए। जब इतना शॉर्ट टर्म गोल लेके अचानक से हम लोग अपनी लाइफ में आते हैं और वेट लॉस प्रोग्राम के लिए उतर जाते हैं और मार्केट ही पूरा फिर इसी चीज से बन जाता है कि आपको अच्छा वेट लॉस करना है, जल्दी करना है, और जो कि मेडिकली भी रिकमेंडेड नहीं होता है। आप 1 महीने के अंदर 4 kg से ज़्यादा लूज करने का आप अगर सडन प्लान बना रहे हैं तो वो आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, ये तो जब मैं आपको केस स्टडी और आगे जाके बताऊंगी तब आपको पता चलेगा। वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो जो भी आप प्लान बनाएं अपने आप को क्वेश्चन करके बनाएं कि मैं वेट लॉस में क्यों एंटर करने के लिए जा रही हूँ। अगर मेरा जो प्रोग्राम है ये फिटनेस को लेके है तो मैं फिटनेस के लिए प्रॉपर प्लानिंग करके उतरूंगी और उसमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत फिटनेस को लेके होगी हमारी लाइफ में, मैं उन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए आगे बढ़ूंगी, ना कि किसी शॉर्ट टर्म गोल को लेके अपने आप को ऐसा डिसीजन में छोड़ दूंगी कि हम फिर शेप के लिए भागेंगे लेकिन हमारी हेल्थ का क्या होगा उसके बारे में कभी आप सोच भी नहीं पाओगे। हर कोई व्यक्ति का, जैसा आप लोग जानते हो, मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, फैट बर्न करने की प्रोसेस अलग अलग होती है। किसी की मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल होती है, किसी की स्लो होती है, किसी की हाई होती है, लेकिन बॉडी की अपनी खुद की एक मेटाबॉलिक रेट होती है। अगर हम लोग उसको नॉर्मल फंक्शनिंग में बनाए रखते हैं, उसके संग ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट बनाने के लिए, नॉट फॉर लूज समथिंग, टू गेन समथिंग। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं वेट लॉस प्रोग्राम में कभी आपसे लॉस की बात ही नहीं करूँगी। इवन मैं आपसे ये भी कहूँगी, अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो आप 3 महीने के लिए उसे कहीं छुपा के रख दीजिए। मैं किसी के वेट को तौल के उसको वेइंग मशीन पे आपकी रीडिंग के द्वारा मैं आपको कभी नहीं बोलूँगी कि आपने अगर 15, 10 किलो, 5 किलो वेट लॉस कर भी लिया है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा था कि नहीं था, मैं कभी आपको वो वेइंग स्केल से नहीं बोलूँगी। वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपने अपनी फिटनेस लेवल को कितना गेन किया है और आप उसमें कितने कंसिस्टेंस रह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग सस्टेन कितना आप उस प्लान को लेके कर सकते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे। जिस प्लान से भी हम लोग वेट लॉस करने जा रहे हैं, आइदर सप्लीमेंट्स साथ में इंक्लूड करके, आइदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑन फूडिंग हैबिट जो हम लोग चेंज करते हैं, रिगार्डिंग एक्सरसाइजिंग, रिगार्डिंग स्लीपिंग, जो भी हम लोग कर रहे हैं, हम उसमें सस्टेन कितना करेंगे, उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज करेंगे, इन सबको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। कई लोग स्टार्टिंग में वेट लॉस ज़्यादा करते हैं, फिर उनका रुक जाता है, फिर अगर बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस बीच में हो गए या आपने गलत तरीके से वेट लॉस कर लिया जहां आपका मसल लॉस ज़्यादा हो गया, जिसे आप केजी में नाप रहे हो, मे बी यू लॉस योर मसल्स, तो आप रीगेनिंग करोगे वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको कभी वेइंग स्केल से अपने आप को मेजर नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं और मेरा जो फिटनेस लेवल है वो हर चीज़ में अच्छा होता जा रहा है कि नहीं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है कि नहीं, और साथ के साथ उस परफॉर्मेंस के अच्छे होने के साथ में आपकी और भी अगर कोई लाइफ स्टाइल डिसीजेस चल रही हैं तो वो सब कंट्रोल में रह रही है कि नहीं, और मैं जो भी प्लान फॉलो कर रही हूँ क्या मैं उसे लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकती हूँ कि नहीं। मैं आपको एक बात बताओ, पूरी प्रैक्टिकल थ्योरी में 10 कॉलम खिंचवा के आपको आज समझा दूंगी और इतनी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगी कि आप किसी की भी काउंसलिंग कर पाओगे और अपने लिए खुद का एक सही डिसीजन ले पाओगे। आप लोग पहले क्या चाहोगे, मैं आपको पहले वो 10 चीज़ें बताऊं जो हम लोग को जाके फॉलो करनी है, या फिर मैं पहले आपको केस हिस्ट्रीज कुछ सुना दूं
जिससे आप पूरी तरह से वेल अवेयर्ड हो जाओगे वेट लॉस के बारे में कि आखिर में वेट लॉस अगर कर भी लिया जल्दी जल्दी तो होगा क्या बाद में। आप लोग पहले क्या सुनना चाहोगे? केस हिस्ट्री, राइट, केस हिस्ट्रीज। और 5-6 लोग सहमत हैं? क्योंकि मैंने केस हिस्ट्रीज का क्यों बोला, आप लोग से मैंने इसलिए एक्सपीरियंस पूछे। कितने लोग हैं जो इस वक्त इस मीटिंग में बैठे हैं जिन्हें वेट लॉस से रिगार्डिंग एक्सपीरियंसेस हैं? ओके, चलिए केस हिस्ट्री पे आते हैं। केस हिस्ट्री में ऐसा है कि मेरी टीम में एक राजस्थान से लेडी ज्वाइन हुई थी। वो वेट के लिए ज्वाइन हुई थी, बहुत सीरियस थी, मुझे वेट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस करना है। उसको मैंने काफ़ी सारे जो भी मैं पेशेंस रख के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आने के लिए बोलती हूँ, तो उसने उन चीज़ों पे ध्यान ना रख के उसको सीरियस वेट लॉस करना था, जल्दी वेट लॉस करना था। तो वो ऐसे चक्करों में पड़ गई जो उसको 2 टाइम की मील स्किप करा दे, फिर प्रोटीन पाउडर पिला दे, फिर वहाँ से कैलोरी कट डाउन करा दे, फिर जो हमको 1500 से 2000 कैलोरी का मिनिमम खाना अपनी हेल्थ के लिए, ब्रेन के लिए, हार्मोन्स के लिए, बॉडी की फंक्शनिंग के लिए खाना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिए, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया, मीठा एकदम छोड़ दिया, नमक एकदम छोड़ने पे आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे सडन वेट लॉस करना, इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी। वेट लॉस कर लिया, कम से कम 15 किलो वेट लॉस कर दिया, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज पोस्टिंग डेली मील्स व्हाट शी इज ईटिंग। तो वो डेली हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड भी करती थी अपना बिफोर आफ्टर्स का, और लोग पागलों की तरह उसके पीछे भागते थे। क्या किया ना, मुझे भी बता ना, क्या किया तूने, इतनी जल्दी जल्दी कैसे वेट लॉस हो रहा है, ऐसे हुआ करता था। 4 महीने उसने लगातार वेट लॉस किया। उसके बाद उसका जो कॉल आया ना, मैडम मेरा इतना बॉडी पेन हो रहा है, मैं डॉक्टरों पे दिखा दिखा के रह गई हूँ, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़े जा रहे हैं, मेरे को सीरियस बहुत ज़्यादा मेरा बॉडी पेन है, मुझे सप्लीमेंट बता दो, मुझे सप्लीमेंट बता दो। फिर वो वहीं की वहीं आ गई और उसकी हालत इतनी सीरियस हो गई, और जिस डॉक्टर के पास वो गई अपनी हालत को लेके, उस डॉक्टर ने उसको बहुत डांट लगाई कि आपको इतनी तेज़ी से वेट लॉस करने की आखिर में ज़रूरत क्या थी। और उसको गिफ्ट में मिल गया थायराइड, साथ में डायबिटीज़, दोनों बीमारियां भी मिल गई। क्यों? आपने किससे खिलवाड़ किया? आपने अपने हार्मोन से खिलवाड़ कर लिया। आपको क्या लगता है अगर आप वेट लॉस सडनली बॉडी को एक ऐसे पनिशमेंट में डाल दोगे जहां आपने उसको सडनली बहुत सारी चीज़ें जो आपकी थी आपने छोड़ना शुरू कर दी, बहुत ज़्यादा बॉडी पे एक्स्ट्रा बर्डन देना आपने शुरू कर दिया, तो आपके हार्मोन्स पे असर नहीं आएगा क्या? उसका सब कुछ बिगड़ गया। ये उसकी हालत हेल्थ की हो गई थी। एंड सेकंड नंबर पे मैं जो आपको केस हिस्ट्री बताने जा रही हूँ, उस कंडीशन में उसने सारी चीज़ें जो फॉलो करनी थी, उसमें खाने पीने में उसने बहुत ज़्यादा परहेज कर दिया। साथ में जो एक्सरसाइज उसको होनी थी, वो ऑलरेडी फिजिकली पहले से वीक थी, उसको ऑलरेडी विटामिन की डेफिशिएंसीज थी, जो भी उसने पहले से कुछ भी डायग्नोस करके नहीं रखा था कि मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, मुझे कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मुझे B12 की डेफिशिएंसी है, कुछ भी उसने डायग्नोसिस नहीं किया था। बस उसको बॉडी फैट बहुत ज़्यादा था, मोटी बहुत ज़्यादा थी, और ऑलरेडी उसे मालूम था कि मेरी बॉडी में नमनेस भी आती है, फिंगर्स में नमनेस भी आती है, मेरी बॉडी में हल्की स्वेलिंग भी रहती है, सारे सिम्टम्स भी उसे पता था। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी कि ये सब सिम्टम्स से रिगार्डिंग कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं। सडनली बस वेट लॉस का भूत सवार हुआ कि नहीं मुझे तो वेट लॉस करके ही रहना है, और उसने उठाया यूट्यूब से वीडियोस और डम्बलिंग और यूट्यूब की जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जितने भी ट्रेनर्स की एक्सरसाइज होती है, वो उसने 1-1 घंटे की शुरू कर दी और वेट लॉस किया। वेट लॉस किया, बहुत खुश हो गई, मैंने तो बहुत बढ़िया वेट लॉस किया है, डाइट में भी सब कुछ छोड़ दिया है, सब उसको भी फॉलो करना शुरू कर दिए। 3 महीना नहीं हुआ था, स्लिप डिस्क हुई उसकी, और इतनी बुरी स्लिप डिस्क हुई कि वो दोबारा उठ नहीं पाई, आज तक बेड पे बैठी है। सो ये एक मैं आपको केस हिस्ट्री बता रही हूँ कि क्या होता है हम लोग बिना अगर अपनी बॉडी को अवेयर करें और सडनली ये सोचे कि बस वेट लॉस की तरफ हम लोगों को भागना है। एक को पिंपल्स बहुत ज़्यादा आए, इतने ज़्यादा पिंपल्स आए, और उसने भी जो वेट लॉस किया था वो क्रैश डाइट के साथ में किया था, बिना सब पे मॉडिफिकेशन करे, ध्यान करे, एकदम से जो चावल और अनाज छोड़ना शुरू कर देते हैं ना, उसको बहुत सारे पिंपल्स के इशू आते रहे, कहीं कोई पिंपल नहीं थे। एक को पिगमेंटेशन बहुत हाई हुआ, और हेयर लॉस तो इतना ज़्यादा होता है लोगों को, इतना ज़्यादा होता है, अगर वो सही तरीके से वेट लॉस नहीं करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान नहीं देंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर कई लोगों का सब कुछ ठीक है, लेकिन स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि उससे ऑलरेडी थायराइड के इश्यूज उनके साथ हैं, इनफर्टिलिटी के इश्यूज चल रहे हैं,
आपके पीरियड्स के इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी कंडीशन में वो कुछ भी कर लेंगे, उनका वेट लॉस होना मुश्किल है। साथ में जितने भी लोग डेफिशिएंसीज में आते हैं उन लोगों को वो कुछ भी आप कर लेंगे। आपकी बॉडी में जब तक आप उन फर्स्ट चीज़ों पे काम नहीं करेंगे जो आपकी बॉडी से रिगार्डिंग है, आपका वेट लॉस होना मुश्किल है। इवन आप कर भी लोगे अगर वेट लॉस, मान लीजिए आपको सारी डेफिशिएंसी हो, आप एक्सरसाइज करना खूब तेज़ी से शुरू कर देते हैं, आप मसल लॉस कर जाएंगे। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी जो केस हिस्ट्रीज मुझे बतानी थी उसमें ये है कि मैं हूँ, मुझे वेट लॉस करना है, तृप्ति है, तृप्ति को वेट लॉस करना है, कविता की टीम में कोई है उसको वेट लॉस करना है। क्या तीनों की केस हिस्ट्री सेम है? क्या तीनों की बॉडी एक सी है? तीनों की लाइफ में जो चल रही चीज़ें हैं वो एक सी है? तीनों पे बीमारियां और डेफिशिएंसी एक सी है? अगर जो चीज़ एक सी है ही नहीं तो उस पर एक से सप्लीमेंट असर कर ही नहीं सकते। किसी को हो जाएगा, किसी को नहीं होगा, किसी को हो भी गया तो वापस से रीगेनिंग हो जाएगा। तो वेट लॉस प्रोग्राम के लिए हमें हमेशा एक चीज़ ध्यान देना है, वी वांट वेट लॉस। वेट लॉस हम लुक के लिए नहीं करने जा रहे हैं। वेट लॉस हम हमारे वेइंग स्केल पे कम नंबर आए उसको देखने के लिए नहीं करने जा रहे हैं। वेट लॉस अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हम फिटनेस के लिए प्लान करें। अब बात आ जाती है हम लोग फिटनेस कैसे बढ़ाएंगे। फिटनेस इन द सेंस मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दोनों हमें अच्छी करनी है। जब हम दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा फिटनेस लेवल बढ़ेगा। ओके, अब मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ को पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए, साथ में आपके जॉब वर्क प्रोफेशन को भी पूरे टाइम पे मैनेज करने के लिए हम क्या सजेशंस हैं जो फॉलो कर सकते हैं और क्या सजेशंस हैं जो हम लोग सेम दूसरे को दे सकते हैं। इसके लिए आप 10 कॉलम बना लीजिए। हम लोग का सेल्फ ट्रैकर है, इसी से हम लोग अपने आप को ट्रैक करेंगे कि हम लोग फिटनेस के कितने नियर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग फिटनेस के नियर जाएंगे हम लोग के बॉडी की मेटाबॉलिक रेट अपने आप अच्छी होगी। अपने आप अच्छी होगी, वो अपने आप आपका फैट बर्न करेगी और आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी के आप अपना वेट लॉस भी आराम से करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप उसको सस्टेन कर पाएंगे, लाइफ टाइम आप उसको सस्टेन कर पाएंगे। ऐसा आपके साथ नहीं होगा कि आप रीगेन करने लगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग को सेल्फ ट्रैकर में क्या करना है, पोस्चर नंबर 1 पे आता है। पोस्चर में आपको अभी 2 पोस्चर हम लोग के साथ चल रहे हैं। एक तो सब लोग मोबाइल जो देख रहे हैं उस पोस्चर को हम लोग को ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पे हम लोगों के वैसे ही जब हम लोग बैठते हैं और स्क्रीन के सामने देखते हैं, चाहे टीवी है चाहे मोबाइल में जूम मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, उस पोस्चर को हम लोग को ध्यान देना है। 2 चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका जब ये नेक पे प्रेशर आता है, ये जो हम लोगों की ये स्टार्ट होती है ना, बैकबोन नेक से ही स्टार्ट हो रही है ना, ये नेक अगर आपकी ऐसे है, झुकी है, देखिए आप ध्यान से, अभी भी बहुत सारे लोग जब मीटिंग अटेंड करते हैं ना तो मोबाइल को आई लेवल पे नहीं रखते, उनकी नेक ऐसे रहती है। अगर आप 20 मिनट से भी ज़्यादा आपका नेक ऐसे रख रहे हैं या बच्चे या कोई भी व्यक्ति मोबाइल ऐसे देख रहा है तो उसका डायरेक्ट प्रेशर आपका जो नेक पे पड़ा, नेक के साथ आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट है, पूरा का पूरा प्रेशर आपका उस पर आएगा। देन ये जो स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपको पेट अंदर करना है ना, आपको अगर आपका फैट अंदर करना है, मेटाबॉलिक रेट अच्छी करनी है, आप चाहते हो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी बॉडी ग्लूकोज लेवल को ठीक से यूटिलाइज कर सके, आपकी बैकबोन में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लेनी है। बैकबोन में स्ट्रेंथ देने के लिए आपको सिटिंग पोस्चर बहुत अच्छा करना है। और वॉचिंग पोस्चर, जब आप देख रहे हैं, अगर आंखों का लेवल आप देख रहे हो, स्क्रीन का लेवल वो इक्वल है, बराबर है, तो आपकी नेक पे प्रेशर नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे आपके ईयर और आपका शोल्डर ये एक लाइन में होना चाहिए। अगर ये आपका एक लाइन में है तो आपकी नेक पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। और जो शोल्डर है, ये हाथ हैं, ये रिलैक्सिंग पोजीशन में होने चाहिए। जब हम लोग बैठते हैं, उठते हैं, खड़े हैं तो ऐसा नहीं है लटक के चल रहे हैं या फिर झुक के बैठे हुए हैं, इससे हम लोग की पूरी बैकबोन कनेक्टेड है। यहाँ आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो आप लोग? इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ओके, अब ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कौन करती है हमारी बॉडी के अंदर, एनर्जी में कौन कन्वर्ट करती है, इंसुलिन। जो भी हम लोगों की पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हो रही है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज पिक करती है और उसे यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
अगर आप अपने पोस्चर को ध्यान नहीं देंगे तो भी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिससे इंसुलिन कम काम करने लगती है। फिर क्या होगा, आपने जो भी खाया, कितने लोग होते ना, मैं तो खाना बहुत कम खाती हूँ, अगर हम लोग कैलोरी काउंटिंग की बात करें तो कितने सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे मैं तो खाने में बहुत कम खाना खाती हूँ तो भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। अगर कैलोरी से ही हमारी बॉडी जुड़ी है तो उन सभी लोगों का वेट लॉस हो जाना चाहिए जो लोग कम खाना खाते हैं, पर नहीं होता। कितने लोग हैं जो खाना छोड़ते पर वेट लॉस नहीं कर पाते। इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सही करने के लिए आपको आपका पोस्चर सही करना है नंबर 1 पे। नाउ सेकंड नंबर पे हो जाएगा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को समझिए कि मेरी बॉडी में समस्याएं क्या क्या हैं। ऐसा नहीं है कि एक सी एक्सरसाइज सब लोग फॉलो कर सकें। हर किसी की फिजिकल कंडीशन अलग अलग होती है। जैसे सुनंदा है, सुनंदा के पैरों में समस्या है, मेरे पैरों में समस्या है, कार्टिलेज हम लोग के डैमेज है। ऐसे में अगर हम कोई ऐसी एक्सरसाइज कर लेंगे जो मेरे पैर को इफेक्ट कर देगी तो जो कार्टिलेज और हम लोग की ज़िंदगी के लिए बचने थे वो और पहले डिजनरेट हो जाएंगे। ओके, सो एक्सरसाइजेज स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग समझनी है कि मेरी बॉडी में क्या स्ट्रेंथ है। दूसरी बात, आपको देखना है कि आपको कोई डेफिशिएंसी में विटामिन डी, हीमोग्लोबिन या B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसमें डेफिशिएंसी में जो आते हैं स्पेशली विटामिन डी, कैल्शियम और B12 की डेफिशिएंसी में जो लोग आते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा उनको ऑलरेडी मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है। ऐसे में अगर आपने भूल के भी कुछ ऐसा कर दिया जो आपके मसल उसको बियर ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई होता ना, एक टेबल है और उसकी जो टांगे हैं उसमें क्रैक आ चुका है और आप उसमें वजन रखने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती, वो क्या होगा, टूट के नीचे गिर जाएगी तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है, आपको आपके टेंडन लिगामेंट इंजरी आपको हो सकती है। और ऐसा बहुत कॉमन है। आप लोग देखेंगे जितने लोग जिम जाते हैं ना और सीधे हाँ भाई मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, कल से तो मैं एरोबिक्स शुरू कर दे रही हूँ, अभी जुम्बा हो गया, अभी तो बहुत 1-1 घंटे की एक्सरसाइज शुरू हो गई, बट दे डोंट नो कि उनकी खुद की बॉडी क्या कहती है उनसे। अभी क्या वो अभी फिट है उस लेवल पे जो एकदम से वो 1 आवर का वर्कआउट कर सकते हैं। आप देखना 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, आपको जितने भी लोग इन डेफिशिएंसीज में आते थे जो कि अभी अपने बॉडी को पूरे फिटनेस लेवल पे लाए ही नहीं थे, उनके स्पाइनल ये स्लिप डिस्क का होना, टेंडम लिगामेंट का टियर होना, ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, फिर वो आपको पूछते क्या किया था, वो बोलते मैं ऐसे ऐसे गया था, जिम गया था, मैंने ये किया, मैंने एक्सरसाइज किया, मेरा अचानक से स्लिप डिस्क हो गया, मेरा अचानक। तब वो कहते हैं कि आपने एकदम से कैसे शुरू कर दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात, एक एक्सरसाइज आपके लिए सुटेबल कौन सी है। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो सब लोग कर सकते हैं, जैसे लेटे लेटे हल्की फुल्की पैर की एक्सरसाइज करना, हाथों की फिंगर की एक्सरसाइज करना, शोल्डर के मूवमेंट होना, नेक की एक्सरसाइजेस करना, जो हम लोग जनरल तौर पे जो सब लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेचिंग किससे रिगार्डिंग होती है, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता है हम लोग की नर्व्स को, वो एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हैं। चेयर से रिगार्डिंग हल्की फुल्की जो एक्सरसाइजेज है वो सब लोग कर सकते हैं, जो मैं इनिशियल लेवल पे भेज देती हूँ, आप लोगों को भी उसकी वीडियोस भेज दूंगी। फिर आपकी उम्र क्या है, आपका वजन कितना है, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, आप सडनली एकदम से उस पर करोगे तो भी आपको टीयर फियर का होने का चांसेस होता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो सिंपल एक्सरसाइजेज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हर व्यक्ति अपनी फिटनेस के लिए कर सकता है, लेकिन उसके बाद आगे उसे क्या करना है या उसके लिए सही एक्सरसाइज उसकी कंडीशन को लेके क्या होनी चाहिए। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो या तो एक अच्छे ट्रेनर जो आपकी बॉडी को समझ सके, हालत को समझ सके और आपकी डेफिशिएंसी को चेक कर लीजिएगा पहले करने से पहले, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइएगा, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाइए। फिजियोथेरेपिस्ट की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 500 रुपये तक में आपको एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट भी मिल जाएंगे जो आपकी पहले बॉडी कंडीशन बताइए कि भाई मेरे शोल्डर में पेन रहता है, मेरे हाथ में पेन रहता है, मेरे पैर में पेन होता है, मेरे कमर में पेन होता है, कुछ भी जो आपकी आज की कंडीशन है आप उसे बताइए, उसके रिगार्डिंग और बॉडी की टोटल वर्कआउट आप क्या कर सकते हैं आपके फिटनेस के हिसाब से, वो आपको आपके लिए जो एक्सरसाइज सजेस्ट कर देगा। आप स्टार्टिंग लेवल वहाँ से कीजिए, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, मैं वेट लॉस के लिए नहीं आपको बोलूँगी, वेट लॉस करना है तो फिटनेस की तरफ आगे बढ़ना, और फिटनेस के लिए चीज़ वही अच्छी रहेगी ना। ऐसा नहीं अरे कैलोरी बर्निंग पे ध्यान देना, नहीं, कैलोरी तो बर्न होगी ना, कुछ भी आप करेंगे उसमें बर्न होगी, बट
आपको फिटनेस के लिए क्या करना है कि फर्दर आप ऐसी जोन में ना चले जाए जिससे कुछ आपका नुकसान हो जाए, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ना है। सेकंड कॉलम मेरी तरफ से क्लियर हो गया। थर्ड क्या हो गया हम लोगों का? थर्ड हो गया, थर्ड नंबर पे माइंडफुल ईटिंग। इस चीज़ की हम लोग को हैबिट डालनी है। माइंडफुल ईटिंग ये सब इतने मिरेकलियस काम करने वाले हैं ना, मैं आपको गारंटी से लिख के देती हूँ। जितने भी लोग को वेट लॉस करना है उनका तो वेट लॉस चालू हो गई होगा, सस्टेनेबल वेट लॉस, लेकिन साथ में अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, थायराइड है, बीपी है, इरेगुलर पीरियड है, या कोई भी लाइफ स्टाइल रिगार्डिंग डिसीजेज है, हार्ट से रिगार्डिंग डिसीज है, कोलेस्ट्रॉल से रिगार्डिंग डिसीजेज है, कुछ भी आपको इनमें से है, मैं आपको लिख के बोलती हूँ, आप अच्छी तरीके से इस चीज़ को फॉलो करेंगे, आपकी सभी चीज़ों में फ़र्क आने लगेगा, एक चीज़ में नहीं आएगा, और आप बहुत अच्छा सस्टेन कर पाएंगे। ये सब चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें तो सब फ्री की ही हैं, ओनली आपको ध्यान देना है, अपनी बॉडी को समझना है, उसको अच्छी तरीके से समझना है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी मेरी फिटनेस के लिए। ओके, तो थर्ड नंबर पे हम लोग का आ जाता है माइंडफुल ईटिंग। खाना है, माइंडफुल ईटिंग करके खाना है। माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या है? ब्रेन को खाना खाते समय इंगेज कहीं नहीं करना है, अदरवाइज कभी आप वो सिग्नल ही नहीं ले पाओगे कि मेरा पेट भर चुका है। एग्जैक्टली जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग किसी से पोर्शन कंट्रोल पूछ के नहीं करना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज यू आर ईटिंग फूड, यू शुड नो हाउ मच यू आर ईटिंग। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि मैं 2 रोटी खाऊं, थोड़े से चावल खाऊं, कि मुझे आज 3 रोटी खानी है, कि आज मुझे ये नहीं खाना है। द इंटेलिजेंट पर्सन इज यू, और वो यू आप तभी डिसीजन ले सकते हो जब आप माइंडफुल ईटिंग करो, यानी अपने माइंड को केवल फूड पे लगाओ जब आप खा रहे हो। स्पेशली अगर आप ऐसा करोगे, उस वक्त के लिए आपको भगवान ने खाना दिया है, थैंक्स टू गॉड, कि हम लोगों को पूरे वक्त हम लोग पेट भर के खाना खाते हैं। एंड खाना खाते समय मैं मोबाइल या टीवी का यूज़ नहीं करूँगी। ओके, अगर आप इतना सा डिसीजन ले लेंगे, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट आ जाएगा कि आपको कोई को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कितना खाओ। ये डिसीजन फिर आप ले पाओगे कि आपको कितना खाना है। आप जब खाने पे फोकस करके खाओगे, उसको आप अच्छी तरीके से देख के खाओगे, और तब आप देखोगे कि अरे मैं 3 जो रोटी खाता था, मेरे को तो 2 रोटी में पेट भरने लगा। आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देख लेना जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने तो सबको यही चीज़ फॉलो कराती हूँ, सबके यही एक्सपीरियंस आते हैं, मेरे खुद के भी यही एक्सपीरियंस आते हैं। आप बैठ जाओ तसल्ली से, खाना खाते समय सिर्फ खाने के बारे में सोचो, आप देखना आप खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका ब्रेन इतना इंटेलिजेंट है, स्टमक इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको ऑटोमेटिक बोल देता है, अरे इतना अभी पहले टेस्ट आ रहा था, अब उतना टेस्ट नहीं आ रहा, मेरा पेट भर गया। लेकिन जैसे ही हमने ब्रेन कहीं और लगा दिया, आपको कभी वो सिग्नल ही नहीं आएगा। फिर जब तक गले में डकार नहीं आ जाएगी ना, तब तक आप खाते ही रहोगे। आपका पेट से बिल्कुल ऐसे होने नहीं लगेगा कि यार, क्योंकि आप पेट के लिए खा ही नहीं रहे थे ना, दिमाग के लिए खा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। फोर्थ कॉलम पे आप कीजिए, चबा के खाना। सबसे बड़ा रोल डाइजेशन में चबाने का ही होता है। आप 32 टाइम्स की प्रैक्टिस अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप एक प्रैक्टिस कीजिए। जो जल्दी जल्दी खा जाते हैं ना हम लोग, कोई भी कौर खाया जल्दी जल्दी चबा गए, फिर वो कब करते हैं? जब दूसरा कौर हम लोग रेडी हाथ में रख लेते हैं। एकदम माइंड इतना इंटेलिजेंट होता है, अरे दूसरा कौर रेडी है ना, चलो पहला जल्दी से चबा के खा लो, फिर दूसरा कौर रेडी है, पहले जल्दी से चबा के खा लो। आप इस प्रैक्टिस को आज से करेंगे और कल ही आप मुझे बोल दोगे। इवन आपका जब मैं ट्यूसडे सेशन लूंगी ना, जितने भी लोग इस प्रैक्टिस को करेंगे वो बोलेंगे अरे मेरे तो 2 रोटी में पेट भर गया, मैं तो 3 खाती थी। और जब आप इसको खा लेंगे, मुंह के अंदर अगर है तो अपने हाथ में दूसरा बाइट तब तक रेडी मत करिएगा जब तक पहला बाइट पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए। ये चीज़ की बस प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने बताई। एक हाथ को तो आप पीछे ही रखिए, दूसरा हाथ जो आप यूज करेंगे उसमें बाइट को रेडी मत कीजिएगा जब तक मुंह के अंदर चीज खत्म नहीं होगी। आप अपने आप देखोगे ब्रेन आपको बोलेगा धीमे खाओ, अभी आपके पास है, आपको काउंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं 32 टाइम चबाऊं या मुझे फोकस करना है कि मैं चबा चबा के खाऊं। बस आप ये प्रैक्टिस कीजिए। मुंह के अंदर डाला, अब हाथ फ्री कर दीजिए, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा दूसरा बाइट आप उठाइए ही नहीं। मुंह के अंदर का जब खत्म हो जाए तब आप उठा के दूसरा बाइट लीजिए। सिर्फ आप ये प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके डाइजेशन से रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज हैं उसमें 80% आपके बेनिफिट आ जाते हैं। और खाने में जो पोर्शन कंट्रोल है इंटेलिजेंट वे में आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि खाने का जो पोर्शन होता है वो आप
कि फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हैं या आप क्या करके आए हैं, उसके हिसाब से आप कितना खा पाओगे, ये उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी पर्सन आपको अगर ये बोल दे इतनी रोटी, इतना ये खाना चाहिए, थाली में इतना सारा ये होना चाहिए, वो सब आप एक तरफ रख दो और सिर्फ आप अपने ट्रेडिशन पे आ जाओ और आप देखना आपको उससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है। लाइफ स्टाइल सस्टेन कर पाओगे। इसमें मैं आपको कोई छोड़ने वाली चीज़ तो बता नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आपकी हैबिट में ये चीज़ चेंज कीजिए। 5th नंबर पे अब हम लोग का आ जाता है फूड चॉइस रेडी करना। फूड चॉइस रेडी करने का मतलब क्या है, हम लोग की पूरी जो डाइट है उसमें हम लोग को खाना खाना है और खाना खाने में हम लोग को नट्स एंड सीड्स इसकी लिस्ट बना लेनी है। हमारे मौसम के हिसाब से हमारी बॉडी को क्या पसंद है, क्या चीज़ें सूट करती हैं, उसके हिसाब से हम कौन से नट्स एंड सीड अपने पास रख सकते हैं। नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स जो भी मौसम के हिसाब से आप खा सकते हो। सीड्स जैसे चिया सीड हो गया, पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया। ग्रॉसरी की लिस्ट में जो भी सीड्स हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, पूरे दिन भर में 1 चम्मच, पूरे दिन भर में 1 चम्मच हो गया। चिया सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, सीड्स को इन्वॉल्व करना है। ये हम लोग नट्स एंड सीड्स की ग्रॉसरी लिस्ट बनाइए, इसे रेडी रखिए। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कच्ची इन द सेंस 2 से 3 सर्विंग फ्रूट्स या वेजिटेबल की आपको लेनी ही लेनी है। माने 2 to 3 फ्रूट्स और या वेजिटेबल कुछ भी आप मिला लीजिए, रॉ कच्चा आपकी सलाद में वो होना चाहिए पूरे दिन भर में। चाहे आप उसे मिड मील में थोड़ा थोड़ा करके खाएं या फिर आप अपनी थाली में सलाद के फॉर्म में खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पूरे दिन भर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए 2 to 3 सर्विंग आपको आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल में से कुछ भी मिला लिया। 1 सेब खाया तो 1 खीरा खा लिया, 1 टमाटर खा लिया, 1 बनाना है आपके पास तो 1 बनाना खा लिया, थोड़ा पपीता खा लिया, फिर चुकंदर खा लिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इसका अरेंजमेंट आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी आप करते हो और आप जैसा खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से हफ्ते भर का रखना है। मालूम है मैक्सिमम गलती हम लोग कहाँ कर जाते हैं, हम लोग खाते तो हैं लेकिन पूरे हफ्ते भर नहीं खाते। हम लोग तो फ्रूट्स वेजिटेबल लेते हैं, हमारे यहाँ तो सब खाते हैं, पर हफ्ते भर ध्यान नहीं देते। लोग या तो अपने ब्रेकफास्ट में गलती करेंगे या लंच में गलती करेंगे या डिनर में गलती करेंगे और ऐसे हफ्तों होता रहता है, जिसकी वजह से उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज होना चालू हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, फूड की पूरी करेक्ट लिस्ट कि मेरे घर में ये ग्रॉसरी होनी ही चाहिए। तो आपको हफ्ते भर का आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लान करना है। आज से आपने मेरा लेक्चर सुना है, कल के लिए 3 फ्रूट्स या वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन आप क्या खाने जा रहे हो। आज रात में पहले तो हफ्ते भर का लिखोगे जिससे आप अपने घर में अरेंज कर सको, जिससे आपको कोई एक्सक्यूज ना मिले, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ही एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी बीमारी में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। और कितने भी बड़े आप कोई भी प्लान फॉलो कर लीजिए, चाहे आप कीटो डाइट पे आ जाएं, चाहे आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे आ जाएं, चाहे आप वेट लॉस प्रोग्राम में आ जाएं, चाहे आप किडनी स्टोन में आ जाएं, चाहे आप हार्ट पेशेंट हो, चाहे आप डायबिटिक पेशेंट हो, सिर्फ आपके टाइप बदल सकते हैं कि ये इसको सूट नहीं करता है, ये इसको सूट करता है, या इस बीमारी में ये चलता है, इसमें नहीं। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ है जो हर डॉक्टर आपको बोलेंगे कि भाई फाइबर चाहिए आपको, और ये टमी फिलर भी होते हैं, इनमें कैलोरीज भी बहुत कम होती हैं। तो ये आपको कैसे भी फिटनेस प्रोग्राम का भी पार्ट है और वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपके पूरे टाइम पेट को भरा रहने में मदद करेगा। तो यहाँ अगर आपने गलती की तो आप हमेशा कैलोरीज का इंटेक आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आ जाता है हम लोग का प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक के लिए हमें इतना ध्यान देना है कि हम लोग जो भी रेगुलर खाना जैसे खाया करते थे उसी तरीके से हमें प्रोटीन की डाइट जरूर इंक्लूड करनी है, सिर्फ इतना ध्यान देना है। हम लोग अगर हो सके तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में भी प्रोटीन को इंक्लूड करके खाएंगे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन हम लोगों को ऐसा ध्यान देना है कि आपका हाई इन प्रोटीन हो, लो इन फैट हो। अब जैसे जिसमें नॉनवेज जो लोग खाते हैं जिसमें फैट की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है तो उनको फिर वो हार्ट के इश्यूज या अदर फैट स्टोर बॉडी में होना, उससे बॉडी वेट बढ़ने लगता है। तो प्रोटीन का चॉइस ऐसा होना चाहिए, जैसे हम लोग वेजिटेरियन जो प्रोटीन की बात करते हैं, दालों के प्रकार, उससे बनी चीज़ें, या आप नॉनवेज खाते हो तो उसमें आप ध्यान रखिए कि आपको प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी हो लेकिन फैट की मात्रा उसमें कम हो। और इसको हम लोग जैसे हम लोग बोलते हैं एज पर वेट, उसको हम लोग अगर लेते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। अगर 50 केजी का कोई व्यक्ति है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन पर डे कंज्यूम करना चाहिए। तो उसको 1 कटोरी दाल या 2 कटोरी दाल से पूरा नहीं किया जा सकता। उसके लिए ऑलरेडी प्रोटीन्स पे रिगार्डिंग मैं लेक्चर ले चुकी हूँ, जिसमें मैंने बताया है कि आप कैसे 40-50 ग्राम प्रोटीन तक पर डे जा सकते हो। मेरा उसका वीडियो भी रेडी है, वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगी कि आप नेचुरल वे में कैसे जा सकते हो। फिर भी जितने लोग नेचुरल वे में पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, वो लोग सप्लीमेंट को साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। मोदी केयर का जो सप्लीमेंट है उसमें 1 चम्मच में 8 ग्राम के आसपास प्रोटीन है। आप 2 टाइम का प्रोटीन लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 16 ग्राम प्रोटीन पे जा पाएंगे। और वो 16 ग्राम प्रोटीन के साथ आपको मान लीजिए 50 केजी के हैं तो बाकी बचा हुआ जो 34 ग्राम प्रोटीन है वो आपको नेचुरल डाइट पे आके ही पूरा करना पड़ेगा। तो सप्लीमेंटेशन ओनली कर लेने से आपका प्रोटीन डाइट पूरा फुलफिल नहीं हो सकता है। एंड सेकेंड नंबर पे सप्लीमेंट को आप उस तरीके से नहीं लीजिए कि मैं वेट लॉस करना चाहती हूँ इसलिए मैं प्रोटीन पाउडर लेने जा रही हूँ। प्रोटीन आपकी मसल हेल्थ के लिए चाहिए, आपके वजन के हिसाब से चाहिए। तो डेली की डाइट में वैसे ही आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, चाहे आप गेन में हो चाहे आप लॉस में हो। सप्लीमेंट को अगर आपको ऐड करना है तो आप नंबर के हिसाब से देख सकते हो कि मेरी प्रोटीन डाइट मैं पूरी करती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये केवल सप्लीमेंट लॉस या गेन के लिए नहीं बना है, सप्लीमेंट आपको न्यूट्रिशन देने के लिए बना है। तो आप उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जब आप पहले तो आप मील स्किप करें ही ना, उस प्लान को तो आप फॉलो ही नहीं करें कि आप मील स्किप करके प्रोटीन पाउडर पिएं, क्योंकि ये वाले प्लान में जब भी आप प्रोटीन पाउडर छोड़ देंगे आपका वेट रीगेन होगा, क्योंकि आप उस टाइम कुछ तो खाएंगे ना, अब आपका पेट कैसे भरा रहेगा। और 2-3 और डीमेरिट उस प्लान के साथ में होती है। मान लीजिए आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपका डायबिटिक पेशेंट को कभी मील स्किपिंग बोल सकते हैं? डायबिटिक पेशेंट की जो मेडिसिन होती है वो फूड के साथ ही कनेक्टेड होती है और उसी के हिसाब से उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। तो कभी भी डायबिटिक पेशेंट को मील स्किपिंग का ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है, हमेशा बोलते हैं मील टाइम पे लीजिए। तो मील स्किपिंग का हम लोग कभी जो ऑप्शन देना है वो डॉक्टर की मेडिकल लैंग्वेज में गलत होता है। वेट लॉस के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपके लिए मेडिकल फिटनेस में वो नहीं आता, ठीक है। सेकंड नंबर पे प्रोटीन का अगर हम लोग ज़्यादा सप्लीमेंटेशन के ऊपर और आए तो मान लीजिए किसी का यूरिक एसिड बढ़ा है, आप उसको नहीं बोल सकते, किसी को किडनी इश्यूज है तो आप उसको प्रोटीन फिर आगे जाके नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। और दूसरा, अगर आप रीगेन नहीं करना चाहते तो उसके लिए स्किपिंग करके मत करो, प्रोटीन लो, सप्लीमेंट लो, फिटनेस के लिए लो, आपको आपका वेट के हिसाब से लेना चाहिए, उसको मेज़र करते हुए लो। आप अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है, अरे आप हरी में हो और आपका नाश्ता छूट गया है किसी का, तब आप प्रोटीन पी के जाओ। आप ऑफिस से लौट के आ रहे हो, इन बिटवीन आपने वहाँ पे कुछ खाया ही नहीं और बहुत ज़्यादा भूखे हो, उस वक्त आप इमीडिएट कंपलसरी लो ताकि आपकी मील स्किपिंग ना हो। बट मील स्किप करने के लिए प्रोटीन ले रहे हो तो आप रीगेन कर जाओगे। ये दोनों चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। सो पतले व्यक्ति को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, मोटे व्यक्ति को भी चाहिए, मसल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, एज पर वेट चाहिए, ये हम ध्यान में रख सकते हैं, बट उसका टारगेट दूसरा नहीं बनाना है। अभी नेक्स्ट आ जाता है हम लोगों का मिठाई के बारे में, नमक के बारे में, जंक फूड के बारे में। फूड चॉइसेस में हम लोगों की ये भी चीज़ आती है ना, बिकॉज हम एक ब्यूटीफुल लाइफ जीते हैं। हम लोग कभी भी लाइफ ऐसी नहीं कर सकते जिसको हम लोग सस्टेन ना करें। हम लोग को हर तरह की ज़िंदगी जीनी है, ज़िंदगी में खुशियाँ भी मनानी है, सेलिब्रेशंस भी करने हैं, तो ये हम लोग की लाइफ का पार्ट में आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, जब हम लोगों को स्वीट अगर लेना है, कोई भी स्वीट व्यक्ति लेता है, हर चीज़ लिमिट में ली जाए, कोई बुराई नहीं है। जब आप लिमिट क्रॉस कर देंगे तभी जाके वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। आपको मीठा खाने का मन करता है, आप मीठा खाइए, लेकिन आप खाने के तुरंत ऊपर नहीं खाइए, नहीं तो आपकी कैलोरी सडनली बढ़ेगी। मान लीजिए आपने अभी अभी 300-400 कैलोरी का खाना खाया है और आपने एक रसगुल्ला चाशनी से भरा खा लिया, वो भी 300 कैलोरी का था, तो क्या हो गया, 600 कैलोरी आपको कंज्यूम हो गई। तो क्या आप 600 कैलोरी अभी तुरंत बर्न कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका फैट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर यही चीज़ आप स्मार्ट डिसीजन के साथ करें कि हाँ मुझे मीठा खाना है, बट मैंने अभी खाना खाया तो मैं इसके तुरंत ऊपर नहीं लूँगी, मैं 2 घंटे बाद लूँगी। अब आप एक रसगुल्ला खाना चाहते हैं, लीजिए, आपको एक जलेबी खाना है तो लीजिए, लेकिन उससे पेट नहीं भरिए। फिर ये नहीं है कि एक के बाद 2, 2 के बाद 4 एक साथ, वो भी हम लोगों को नहीं करना है। तो इस तरह हम लोग को अपने लाइफ में जुडिशियल डिसीजन लेना है, बट टाइम को देखते हुए और जो हम लोग की एक्टिविटी चल रही है उसको देखते हुए लेना है। इसी तरीके से आप कोई जंक फूड अगर कंज्यूम करते हैं, बच्चों के संग बाहर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं,
आपको पिज्ज़ा खाना है खाइए, लेकिन कितना खाएंगे? 1 बाइट लीजिए, 2 बाइट लीजिए जो उसका फाक होता है, उसके बाद आप नहीं ले उसको लीजिए, फिर वो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ओके, आप अपना थोड़ी देर बाद जो हेल्दी मील कंज्यूम करते हैं वही लीजिए, आप उससे पेट नहीं भरिए। कहने का मतलब है टेस्ट के लिए सब कुछ लीजिए, पेट भरने के लिए ये चीज़ों को लेंगे तो वो फिर फैट में कन्वर्ट होगा। ये एक ऐसा तरीका हो जाता है जिससे आप कोई चीज़ छोड़ते भी नहीं हो, आपको क्रेविंग भी नहीं होती उस चीज़ की, और आप उसके लिए अच्छे डिसीजन भी ले पाते हो।